हमने देखा कि वैश्विक बाजारों में तेल की मांग में कमी होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत में अप्रत्याशित रूप से कमी देखी गई। किसी ने इसे मैमथ फॉल कहा, किसी ने इसे जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट कहा, पर हम भारतीयों के लिए वही ढाक के तीन पात, कीमतें वहीं की वहीं। पिछली दफा जब हमने इस विषय पर आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस मुद्दे को लेकर आए थे, तब कच्चे तेलों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $22.5 प्रति बैरल थी। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा जी। पहले वो अपना वक्तव्य देंगे और उसके बाद फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे प्रेस वार्ता शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, कल रात एक पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक मौका था, एक ऐतिहासिक घड़ी थी। तेल के दामों में एक अप्रत्याशित भी कहेंगे और ऐतिहासिक कमी आई। इतनी कमी कि वो शून्य से भी एक बार तो एक ऐसा क्षण आया कि शून्य से $37 से भी नीचे चला गया, -$37.63। ये ऐतिहासिक है, लेकिन कारण क्या रहा? ये अमेरिका में जो कच्चा तेल है उसके खरीदार अभी नहीं है, क्योंकि कोरोना की एक वैश्विक महामारी, जैसा कि प्रणव जी ने बताया, चल रही। भंडारण क्षमता बेचने वाले के पास कम पड़ गई। प्रोडक्शन आप रोक नहीं सकते, थोड़ा कम कर सकते हो, रोकने ज्यादा भी नहीं कम कर सकते, क्योंकि उसकी भी बहुत सारे परिणाम भुगतने होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको। तो जब भंडारण क्षमता कम हो गई तो उन्होंने कहा कि आप एक बैरल तेल लेंगे तो हम आपको साथ में $37 भी दें। ये इसको मैं सिंप्लीफाई करते हुए बता रहा हूं। भारत में उन्होंने कहा कि हम ये तेल नहीं खरीदेंगे। ईरान से तेल आयात करने पे जब से रोक लगी, तब से भारत अमेरिका से तेल आयात करने वाला 10वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में हम दूसरी श्रेणी पर हैं जो तेल आयात करने के देशों में। हम बहुत तेल आयात करते हैं, हमारे पास भंडारण क्षमता भी है। हमारा ये प्रश्न बनता है कि आखिर क्यों, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इतना घट गया है, WTI पे इतना कम रेट है, 0 से नीचे है, हमने इनकार क्यों किया? पिछले 6 सालों में 20 बार आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल और डीजल पर। आपने 20 लाख करोड़ अर्जित किया, माफ कीजिएगा, 12 बार आपने बढ़ाई और 20 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया। ये दूसरा प्रश्न भी बनता है कि आखिर क्या कारण है? आप जो लाभ अर्जित करते हैं उसको आम उपभोक्ता के साथ बांट नहीं सकते, वो राहत आम उपभोक्ता को नहीं दे सकते। चलिए, आपने 6 साल में नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया। हम तो बार बार तब भी कहते रहे, अब भी कह रहे हैं। आज जो स्थिति है वो भयावह है। देश के कई कोनों से दिल दहला देने वाली उदाहरण सुनाई देते हैं कि भुखमरी के चलते कोई राख खाकर जी रहा है, कोई मेंढक खाने पे मजबूर हो रहा है। ये क्या स्थिति है? और ऐसी स्थिति में अगर हम ये राहत आम उपभोक्ता को नहीं दें, जो तेल के गिरे हुए दामों की राहत है जो सरकार को मिल रही है, वो हम आम उपभोक्ता, किसान, ट्रांसपोर्टर इनको नहीं दें, तो ये सरकार क्या अपना दायित्व निभा रही है? आज जो आप राहत देंगे वो मुझे, प्रणव जी को, विनीत जी को, संजीव जी को, आप में से किसी को कि तो नहीं मिलेगी ना। ये राहत तो मिल रही है आज किसान को, जिसको हार्वेस्टिंग करना है, अपना सामान मंडी तक ले जाना है। ये राहत मिलेगी उन ट्रांसपोर्टर्स को, जो सप्लाई चेन जो कि चरमरा गई है पिछले 1 महीने से ऊपर, उसको दुरुस्त करने वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके हाथ में है सामान इधर से उधर ले जाना, खाद्यान्न इधर से उधर ले जाना, सब्जी खेत से मंडी तक लाना, उन सबको ये राहत मिलेगी। मिडिल क्लास को भी राहत मिलेगी। धीरे धीरे लॉकडाउन अलग अलग राज्यों में जब समाप्त होगा,
फिर से अर्थव्यवस्था और हमारी और आपकी जिंदगी पटरी पर आएगी, उसके लिए भी ये राहत आवश्यक है। आखिर क्या कारण है सरकार ये राहत नहीं देना चाहती? Last night was a historical moment. The entire world saw this moment. Unprecedented fall in the prices of the crude oil on the WTI. It went minus $37.63 per barrel. This is never before in the history. Those manufacturing do not have the storage capacity, and therefore they are not selling it. They're giving it with money to the buyer. With every $1 decrease per barrel, the government of India earns 10,000 rupees, 10,000 crore rupees, 10,714 crore rupees. When it comes to central excise and customs, let's talk about central excise. The government of India over the last 6 years has increased the central excise 10 times on petrol and diesel. The government, if we simplify it, has made a profit of 20 lakh crore owing to the central excise, owing to the fall in international price of crude. Why hasn't the government transferred some part of this profit to the end user, to the consumer? Is our one question. The other question is, when the international price on WTI is below zero, considering the fact that after we stopped importing oil from Iran, India has become the 10th largest importer of oil from US, considering the fact that India is the second largest importer of oil from the world, why did we refuse to buy this oil? Especially after the oil prices fell so low. Our government companies have refused to buy this oil. We ask why. Today is not a normal situation. We are witnessing horrific tales from across the country of people resorting to eating ash, depending on frogs. There is hunger, real, visible, palpable, painful hunger. In this scenario, why isn't the government thinking of transferring this benefit accrued by fall in the crude oil to the end user, which is the farmer today, which is the transporter today? As we all know, the supply chain across the country is completely disrupted over the last 1 month, thanks to the lockdown, thanks to the corona pandemic. To restore that supply chain, this relief, if the government gives it, will go a long way. We ask this government, why are you not transferring the relief to the end user? Your questions, first on this topic and then on any other topic. Anand bhai, go ahead. Pawanji, my question is on the tweet by Rahul ji on the government's decision to use the excess or the extra rice which is lying in the godowns of the FCI to produce ethanol for making sanitizers. He has said that the government wants to deprive the poor of the rice and help the rich by giving them sanitizers. How do you see this? Because so far we've not heard from the government that there is any crisis of food grains. But yes, sanitizers are a must to fight COVID. Anand, we are going through a very painful time in our history as humanity, as the human race. But let's focus on India. We have witnessed scenes of people, migrant labor, walking miles and miles for days altogether. There is lack of food grains for him and her. Our FCI godowns are full. There has been a demand from various quarters to universalize the PDS, and if
there are studies that if we universalize PDS for the next 6 months, and let's assume for a minute that even if we have to feed 80% of our population for the next 6 months under universalized PDS, giving them 10 kilograms of food grains per month, do you know we are capable of doing that for the next 6 months? Our party president, Sonia ji, also requested the government to ensure that people who do not fall or who do not qualify under the Right to Food Act are also given food grains free because of the emergency of the situation, because of the abnormalcy of the situation. In a scenario like this, if you come and announce that, okay, rice will, extra rice, surplus rice will be used to make sanitizers, it's a cruel joke. I mean, if it was not so tragic, it would have been a joke. Please ask the distilleries to use their infrastructure and make sanitizers. आपको आम आदमी ही दिखता है, आपको अनाज ही दिखता है, वो अनाज जो कई लोगों का पेट भर सकता है, जो नहीं भर पा रहा, वही दिखता है. Why can't you just focus on distilleries? For example, I'm just giving you an example. Instead of coming out and announcing that yes, we'll give 10 kilograms of food grains to X number of families, whether or not they fall under PDS because of the abnormal situation, that's what is expected of a sensitive government. And here you have Mr. D.P. Pradhan coming and announcing that surplus rice, well, how much surplus? Please tell us. Will be used to make sanitizers. This is shocking beyond belief. पवन जी, और साथी भी इसको हिंदी में चाहेंगे तो आप अगर हिंदी में इसका तर्जुमा कर दें. प्रणव जी, आपकी बात नहीं सुनाई दी, आवाज कट गई थी. हाँ, मैं कह रहा था इसी सवाल को आप हिंदी में भी दोहरा दें, कई लोग जो चाहेंगे. आज हमने पिछले 1 महीने से जो नजारे देखे हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया पर, कैसे लोग कई दिनों तक कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं. हमारे मजदूर भाई बहन, खाने की समस्या, कुछ ऐसे कई उदाहरण हैं कि 1 दिन का भोजन बचा है या 1 दिन का भी भोजन नहीं बचा. आज शाम को कहां से आएगा भोजन ये नहीं मालूम. राज्य सरकारें जो कर सकती हैं वो कर रही हैं, लेकिन एफसीआई के गोडाउन्स जो भरे हुए हैं, अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करें, जिसकी मांग कई जगह से आ रही है, अगले 6 महीने तक भी अगर हम इसका सार्वभौमिकरण कर दें, तो भी हम 80% जनता को इस देश की अगले 6 महीने तक 10 किलो खाद्यान्न दे सकते हैं प्रतिमाह. ये सोचने की बजाय, इस पर कुछ करने की बजाय, भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं और कहते हैं कि जो सरप्लस चावल है, एथेनॉल से उसका सैनिटाइजर बनाया जाएगा. अब इससे ज्यादा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है उन सब लोगों के लिए जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और हृदय द्रवित हो जाता है कि जो कोई मेंढक खाकर कोशिश कर रहा है जिंदा रहने की, कोई राख खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है. दिल दहला देने वाले वीडियोस हमने और आपने सबने देखे. क्या धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं देखे? नरेंद्र मोदी जी ने नहीं देखे? अमित शाह ने नहीं देखे? क्या उनकी आईटी सेल ने उनको वो वीडियो नहीं दिखाया जिनको देखकर आंखें भर आती हैं? आप डिस्टिलरीज को कहिए ना कि वो बनाए सैनिटाइजर्स. आपको चावल ही दिखता है, वो चावल जो आज कई लोगों का पेट भर सकता है और आपकी अकर्मण्यता के चलते नहीं भर पा रहा. सोनिया गांधी जी ने भी मांग की थी, पत्र लिखा कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भी नहीं आ रहे हों, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के भी बाहर आ रहे हों, उनको भी आप मुफ्त अनाज दीजिए. और आप दे सकते हैं. ये क्षमता भारत ने पिछले 70 साल में बनाई है. एफसीआई के गोडाउन्स भरे हुए हैं तो पिछले 70 साल की मेहनत है सरकारों की. आज जब वक्त आया है कि उस मेहनत का हम परिणाम
जनता को भी दिखाएं, लोगों को भी दें, उस भूखे पेट को भरें जो अपने पेट भरने के लिए कई कई मीलों की यात्रा कर रहा है, क्योंकि उसको शहरों में अनाज मिलता नहीं दिख रहा, उसको शहरों में सरकार बिल्कुल असंजीदा दिख रही है, वो अपने घर जाना चाहता है। आज मौका था कि उन एफसीआई के गोडाउन्स को आप खोलिए और इन सब लोगों को अनाज दीजिए, क्यों नहीं दे पा रहे? अगला सवाल सैयद इमाम साहब का IANS से। सैयद सवाल पूछूं? सैयद आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज मिल रही मेरी? जी। हेलो पवन जी, मेरा ये सवाल था कि यू हैव ऑब्जेक्शंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट टेक द crude oil from US in -37 dollar, or you want the benefit to be transferred to the public at a time when government needs money also? Sayyid ji, over the last 6 years, as I have told today, and a lot of my colleagues have repeated this over the several press conferences in the past. Over the last 6 years, the government has earned 20 lakh crore rupees of profit, owing to fall in crude, owing to increase in central excise duties. You did not think it was proper to transfer some of that profit to the end user, to the consumer, in the last 6 years. Though we don't know why, but fair enough, what is done is done. Now that we are facing a situation of dire emergency, the supply chains are disrupted, the farmers are absolutely apprehensive, unsure about their future, immediate future. This is the time to pass on some of that profit. As I said, on every $1 fall per barrel, the government of India earns 10,714 crore rupees. Here is the opportunity to pass on some of that profit to the transporter, who will help you restore the supply chain, which is thoroughly disrupted, to the farmer, who needs everything desperately right now because it's harvesting season. He has to harvest, he has to take his food grains and other stuff, commodities, to the mandis. Why aren't you doing it? Next question, please. Who wants to ask the next question? Samia is there. Samia, go ahead. Hello, sir. Good afternoon. I have a question about this episode that took place in Bihar, in Araria, where an agriculture officer, when his car was stopped by the home guard for checking to see whether they have the requisite permissions of exemption to pass through or not, the agriculture officer of Araria came out and humiliated the home guard, made him do sit-ups and made a video of it and posted it on social media. Now, the RJD has demanded action against that particular agriculture officer. But do you think there is a lot more VVIP racism being planned out, whether it's a case of this particular agriculture officer, and also the manner in which a lot of weddings are taking place, VVIP weddings, that are completely not following the protocol of self-isolation and distancing like it happened in Karnataka? Samia, there is a need for each one of us to follow the protocol, because it's not just for, we are not doing it for anyone else, but we are doing it for ourselves primarily. Number two, what if we are asymptomatic? In that case, we have no business to transfer the virus to someone else who we may come in contact with. So the protocol must be followed by everyone. As far as the instance of Araria is concerned, high-handedness, this is not a license for high-handedness for the bureaucracy, for the official dump, for anyone for that matter. We are all going through a very tough phase, and we need to cooperate with each other with a human heart. Just because I have a curfew pass or I am involved in dispensing an essential service does not give me a license to
go about misbehaving with people. So I think this is a lesson which all of us should we should all learn, that a human heart, duty with a human heart is a must. Next, please. सिद्धार्थ पूछिए, अनम्यूट करिए अपना माइक। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि आप लोगों का एक कंसल्टेटिव ग्रुप भी बना है और आपकी राज्य सरकारें भी बात कर रही हैं राहत पहुंचाने की तैयारियों की, लेकिन इस बीच WHO ने आज ये बात कही है कि लॉकडाउन से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, इसके ऊपर और काम होना चाहिए, वैक्सीन जब तक नहीं निकलती। तो कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है कि आप लोग कंसल्टेटिव ग्रुप भी है आपका, पोजीशन के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लॉकडाउन का इफेक्ट भी है, इकोनॉमी पे भी पड़ता है, तो लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं है। आप WHO ने ये बात बोली है, तो आप क्या कहेंगे? आप बात सही है। राहुल गांधी जी ने उस दिन भी कहा था कि महज लॉकडाउन से कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। जस्ट लॉकडाउन इज नॉट इनफ, इज नॉट द सॉल्यूशन। आज WTO ने भी कल ये बात कही, विश्व के अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। ये वक्त वो नहीं है कि हम सरकार को फिर से याद दिलाएं, लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि हम आपके निंदक हैं, लेकिन आज वो स्थिति है कि जब हम कुछ सलाह दे रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। निंदक नीरे राखिए, तो हम सब समझते हैं इस बात को। आपने क्या रोडमैप बनाया है, क्या आपकी रणनीति है इस वायरस से लड़ने? आपने देखा सिंगापुर में अब दूसरी वेव आ रही है। WHO ने यह भी कहा कि ये वेव्स में आएगा, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, यहां तक कि चौथी और पांचवी वेव्स की भी बात हो रही है। तो क्या आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, लॉकडाउन? सिंगापुर ने क्या किया आपने देखा, वो फिर से they are revisiting their strategy। तो वो रणनीति सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए और एक्सपर्ट से बात करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। सबसे बात करिए और समझिए कि लॉकडाउन के साथ साथ और क्या करने हैं, टेस्टिंग कितनी बढ़ानी है, कितनी कम क्यों है अभी तक। सॉल्यूशंस यही हो सकती है कि आपको टेस्टिंग भी साथ में बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ लॉकडाउन कर दिया, एक दिन आप लॉकडाउन हटाएंगे, फिर से हम लोग बाहर निकलेंगे और फिर से वो खतरा है। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक, कल हमने देखा दिल्ली में भी एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे लोग हैं। तो उस खतरे से जूझने के लिए आपको एक रणनीति तैयार करनी होगी। लॉकडाउन उसका एक हिस्सा मात्र हो सकता है, सिर्फ लॉकडाउन उसका उत्तर नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने शायद सबसे पहले कही, तब भी सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों को नहीं समझ में आई, हंस भी रहे थे। खैर इसमें कोई हमें ये आत्मतृप्ति नहीं मिलती कि भाई हम सही थे, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आज WHO ने भी बोल दिया है, तो सरकार को कम से कम अब इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद पवन जी। Sir, can you repeat the same in English, please? Can you repeat the same in English, please? Rahul Gandhi had, in his press interaction the other day, very clearly said that a mere lockdown is not enough to fight corona. It has to have a more detailed strategy of strategic testing. And I think yesterday the WHO also came out voicing the same concern that lockdowns are not the only, by itself they are not the answer. You need a strategic roadmap on how to fight corona. You've seen Singapore is facing another wave. WHO yesterday, an expert from WHO said that this will come in waves, it will recover. In fact, they sounded, it was almost very scary when I saw what the WHO's statement said, that this is just a beginning. Therefore, we should learn from global experiences also
and see what are the best practices, and no harm if a good advice comes from the opposition, please take it. Today we do not consider ourselves as opposition or you as our rivals. We are all together in it. We have to fight it together. That's the only way to go ahead and fight corona or fight any national emergency. So if Rahul Gandhi says something today, WHO says it day after tomorrow, between today and day after tomorrow, the government should not ridicule what Rahul Gandhi said today, should think about it, ponder about it, consult the experts, and come up with a testing strategy, strategic testing strategy, because a mere lockdown is not enough to fight corona. Next question is from Sandeep Swarnkar from Vartaman. हाँ नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। पवन जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जैसे अचानक वेस्ट बंगाल में सेंट्रल स्पेशल टीम भेजा गया सेंटर से और चीफ मिनिस्टर को बिना इन्फॉर्म किए हुए, और नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ऐसा भेजा गया है। हालांकि गुजरात, यूपी, तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, तो आप क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन देखते हैं? सरकार जी, जैसा कि मैंने कहा, ये एक आपदा है और आपदा के समय पर जो सरकार में है, जो शासन में है, वो उनकी पावर्स होते हैं, उनके पास ताकत होती है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उस ताकत का दुरुपयोग करें, आप जो एक नियमावली है उसका उल्लंघन करें। एक प्रोटोकॉल है, देयर इज अ प्रोटोकॉल इन प्लेस, और वो प्रोटोकॉल इसलिए नहीं है कि किसी का अहंकार है उसको भी स्थान देना है, बिल्कुल नहीं। ये प्रोटोकॉल इसलिए रखे गए हैं कि कार्य और सुचारू रूप से हो, कि राहत और सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचे और सब मिलकर काम करें। तो अगर आप उस प्रोटोकॉल को, क्योंकि आपदा चल रही है, दरकिनार कर देंगे और किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा करेंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी का नहीं है, मुझे नहीं लगता ये वक्त इस तरह की राजनीति का है। इस तरह की राजनीति का वक्त कभी नहीं होता, और विशेष तौर पे अब तो बिल्कुल नहीं। आज वो स्थिति है जब हमें अपने तमाम मतभेद, वो राजनीतिक हो या किसी भी तरह के मतभेद हो, भुलाकर मिलकर इस आपदा का मुकाबला करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी हम इस आपदा से विजयी हो पाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितनी जल्दी ये बात सरकारों को समझ में आए, सरकार को समझ में आए, राज्यपालों को समझ में आए, उतना अच्छा। थैंक यू। थैंक यू पवन जी। मुमताज भाई, क्या आप भी सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर। हाँ पूछें। जी जी जी, मेरा एक सवाल ये है कि लॉकडाउन को 23 दिन हो गए हैं तकरीबन, और अभी रास्तों में लोग फंसे हुए हैं, मजदूर भी और आम शहरी भी, जबकि 20 तारीख के बाद एक राहत देने की बात थी। क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है? क्या उनकी कोई सुनने वाला नहीं है? और कहाँ राहत मिली, आपको क्या लगता है? नंबर 1। और नंबर 2 की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि जो 7 साल से कम सजा याफ्ता लोग हैं या जिनका ट्रायल चल रहा है, उनकी सुनवाई जल्दी हो और उनको राहत दे दी जाए ताकि वो कोरोना से बचें, क्योंकि कई ऐसी जेलें हैं जैसे 500 की उसमें कैपेसिटी है, तो 1500 कैदी रहते हैं। तो क्या उस कोई रिपोर्ट है कि उस पर हुकूमत ने कितना काम किया कैदियों को लेकर के? ये दो मेरे। मुमताज जी, लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे का समय देने के पश्चात, कि 8 बजे बोला गया कि 12 बजे से बंद है, उससे पहले की जो तैयारी होनी चाहिए थी, सही वक्त पे उस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो जो तैयारी उसकी होनी चाहिए थी, शायद क्या अब तो स्पष्ट है कि वो तैयारी नहीं हुई। लगातार रोज नए नए फिर निर्देश आते रहे सरकार से, झूं झूं समझ में आता रहा कि यहां भी गलती हो गई, वहां भी गलती हो गई।
नोटबंदी का युग अगर आप याद करें तो लगभग, या जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ था, लगभग वही एक उसी तरीके से वही ढर्रा चल रहा है कि आप पहले घोषणा कर देते हैं, फिर समझ में आता है कि यहां भी गलती हो गई, वहां भी गलती हो गई। इस पे कभी विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी जो समस्या है, जो हमारे मजदूर भाई बहन जो सड़क पर हैं, चले जा रहे हैं, उनको शहरों में भविष्य बिल्कुल अंधकारमय दिख रहा है, भविष्य क्या, आज का भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो वो वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। और उनके साथ जो जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। अगर आप एफसीआई के गोडाउन्स भरे हुए होने के बावजूद लोगों को अनाज नहीं मुहैया करा पा रहे, अगर आप जनधन के खातों में, किसान खाते में, पेंशनर्स के खातों में 7500 रुपए नहीं जमा करा पा रहे, लॉकडाउन का दूसरा चरण भी परवान पर है, पहला चरण समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद वही समस्याएं जो हमको पहले चरण के पहले सप्ताह में दिखती थी, वह दूसरे चरण के पहले सप्ताह में भी दिख रही है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि ना केवल आपने तैयारी से नहीं किया, जब आपको समस्या सामने भी दिख गई तब भी आप उस समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकारें हैं मुमताज जी, जो अपने बलबूते पर, कई राज्य सरकारें बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, उनको भी आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकता है, टेस्टिंग किट्स की आवश्यकता है, उनको अपना जीएसटी का हिस्सा मिले वो आवश्यकता है। आज वो स्थिति है कि सबको जो काम कर रहा है उसको आवश्यकता है कि कुछ और सहायता मिल जाए। आप जीएसटी की भी राहत जो राज्यों का हिस्सा है वो आप नहीं दे पाए। जैसा कि मैंने कहा, लॉकडाउन का दूसरा चरण में हम हैं अभी, तब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका बहुत जायज है और इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद पवन जी। दूसरा सवाल सर वो कैदियों वाला जो था, बिल्कुल, ये भी एक जी जवाब दीजिए। यह देखना है कि निचली अदालतें कितनी जल्दी, कितना हद तक लंबित मामलों को निपटा पाए हैं या नहीं, ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर बिल्कुल हमें चाहिए, सरकार से हमें लेना है। और जानकारी सबके पास होनी चाहिए कि जो जेलों में कैपेसिटी से ज्यादा लोग हैं, मामूली जो केसेस हैं, क्या उनको निपटाया गया है या नहीं, निपटाया जा रहा है या नहीं। Can I through my question? Yeah, sure. हाँ, हेलो सर, अभी आपने जो ऑयल प्राइसेस के हवाले से जो बात की है। जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं बारी मसूद बोल रहा हूँ सर, मुस्लिम मिरर एंड कलम दिल्ली से। मैं ये आप जानते हैं सर कि इन द लास्ट 6 years दिस गवर्नमेंट हैज फॉलोइंग एंटी पीपल्स पॉलिसीज। अब आप फिर वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये एंड यूजर तक जो है तो करना चाहिए, जो तेल के जो बेनिफिट्स है। और ये जो आपने बताया फिगर जो दिया है कि 20 लाख करोड़ जो रुपया जो कमाया है ऑयल से, जो है क्रूड ऑयल से जो आता है, तो वो पैसा कहाँ गया है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बारी जी, ये प्रश्न तो हम सब मिलकर सरकार से पूछें, क्योंकि आपने 20 लाख करोड़ तो तेल से अर्जित किया लाभ, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैपिटल से भी पैसा लिया 1,76,000 करोड़, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो वित्तीय कुप्रबंधन कहें इसको, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहें, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे अन्य साथी भी बार बार कह रहे हैं, इन सब बातों का समय आएगा। राहुल गांधी जी ने भी बड़ी स्पष्ट तौर पे कहा कि ये बात बाद में जरूर की जाएगी, ये सारे हिसाब किताब बाद में लिए जाएंगे। लेकिन आज एक गंभीर स्थिति, उस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए हम फिर से सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ किसान तक और ट्रांसपोर्टर तक और मिडिल क्लास तक तुरंत पहुंचाइए। अब इसमें और विलंब नहीं हो सकता। वो हो गया, पूछ लिया, हो गया। पवन जी, और कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ठीक है, ठीक, सब आप होंगे। हाँ,
धन्यवाद मित्रों, आप सबका जुड़ने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।